तो आज सुबह एक बार फिर से देश में कोरोना के मामलों में जो डेटा सामने आया उसके बाद ही कहा जा सकता है कि उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2897 नए मामले सामने आए हैं और ये लगातार दूसरा दिन है जब देश में कोरोना के मामले 3000 से कम दर्ज हुए हैं। इससे पहले कल यानी मंगलवार को कोरोना के 2288 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान देश में कोरोना के कारण 54 लोगों की मौत भी हुई है। रेल यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की फिर से वापसी हो रही है। दिन में यह खबर सामने आई, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए मास्क लगाना फिर अनिवार्य कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन्स के चीफ कमर्शियल मैनेजर्स को पत्र भेजकर बोर्ड को निर्देश जारी करने की जानकारी दी है। पत्र में कहा गया है कि ट्रेन में सफर के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि हमलावरों ने कार से ही रॉकेट दाग दिया। जिस वक्त धमाका हुआ कार वहां से गुजरती हुई भी नजर आई। फुटेज में हमलावरों की स्विफ्ट कार भी नजर आ रही है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें पहला नाम तरन तारन के भीखेविंड के रहने वाले निशान सिंह का है। उस पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। उससे पूछताछ के बाद निशान के साले सोनू को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। चक्रवाती तूफान सानी के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक सानी एक चक्रवाती तूफान में बदलते हुए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान क्षेत्र में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। विभाग के मुताबिक चक्रवात के कल तक और कमजोर पड़ने और एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की संभावना है। राजस्थान के भीलवाड़ा में मंगलवार रात एक 22 साल के युवक की हत्या के बाद इलाके में फिर से तनाव बढ़ गया है। भीलवाड़ा के डीएम के मुताबिक तनाव को देखते हुए भीलवाड़ा में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इंटरनेट सर्विस गुरुवार सुबह 6 बजे तक के लिए निलंबित रहेगी। युवक की हत्या के बाद बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए आज भीलवाड़ा बंद भी बुलाया था। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। गोंदिया जिला परिषद चुनाव में बीजेपी और एनसीपी के हाथ मिलाने को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि 2-2.5 सालों में एनसीपी ने उनकी पार्टी के कुछ सदस्यों को छीन लिया है। पटोले ने तंज कसते हुए कहा कि हम ऐसा दुश्मन चाहते हैं जो खुले तौर पर दुश्मन हो। अगर वो हमारे बगल में रहकर पीठ में छुरा घोंपते हैं तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड खनन विभाग की सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पूजा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले 2 दिनों से उनसे रांची स्थित ईडी ऑफिस में पूछताछ की जा रही थी। आज भी उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की गई। पिछले हफ्ते मनरेगा घोटाले को लेकर ईडी ने पूजा सिंघल के आवास, उनके पति के अस्पताल और सीएसआई कई ठिकानों पर छापेमारी की और भारी मात्रा में कैश के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए। पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित सुखराम नहीं रहे। 95 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। 3 दिन पहले ही उन्हें ब्रेन स्ट्रोक के इलाज के लिए हिमाचल से दिल्ली लाया गया था। पंडित सुखराम के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शोक जाहिर किया है। तो ये था दिन भर का अपडेट खबरों का और आइए अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। अमेरिका में महंगाई दर का आंकड़ा एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। जी हां, अप्रैल में अमेरिका में रिटेल महंगाई दर 8.3% रही है। गैसोलीन की कीमतें बढ़ने से अमेरिका में इतनी तेजी से महंगाई बढ़ी है। आपको बता दें कि हाल ही में महंगाई पर काबू पाने के लिए अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में 0.5% की बढ़ोतरी की थी। इसके बावजूद महंगाई को कंट्रोल में नहीं आने से फिर से ब्याज दरें बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। कल ही अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि उनकी प्राथमिकता महंगाई को काबू करने की है। और वहां पर ये जो डेटा सामने आया है इन्फ्लेशन का, इस पर क्या वहां के मार्केट्स पर कोई असर पड़ा है, जरा देख लेते हैं फटाफट। इस वक्त शुरुआती तौर पर वहां मार्केट में किस तरह का हाल है।
तो देखिए शुरुआती अगर आपने डेटा देखा होगा तो गिरावट के साथ अमेरिकी बाजारों की ओपनिंग हुई थी, लेकिन अब संभलता हुआ नजर आ रहा है बाजार। अमेरिकी बाजारों का हाल, तीनों इंडाइसेस अभी हरे निशान पर हैं। इनफैक्ट 1% से ऊपर की तेजी तो डाउ जोन्स में दिख रही है। 32,487 के लेवल पर इस वक्त डाउ जोन्स कारोबार कर रहा है और नैस्डैक में आप देखिए तो हल्की तेजी 11,000 माफ कीजिएगा 11,753 के स्तर पर फिलहाल कारोबार कर रहा है नैस्डैक। तो वॉलेटिलिटी आगे भी देखने को मिल सकती है, लेकिन शुरुआती दौर पे हमने देखा था कि महंगाई के जो आंकड़े आए हैं उसका दबाव अमेरिकी बाजारों पर दिखा था, लेकिन अब फिलहाल बाजार संभलते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब जरा विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। यूएस पर महंगाई पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर 8.1 का अनुमान था, 8.3 आई है महंगाई दर रिटेल। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या सर, या एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है? दीपक, सिग्नलिंग वाइज अगर 8.1 आता तो वो बेहतर रहता, क्योंकि मार्केट का एस्टिमेट वही था। 8.5 था मार्च का आंकड़ा, तो मार्च से तो गिरी है और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एनर्जी है। जो तेल की कीमतें थोड़ी हल्की हुई महीने दर महीने, बट खाद्य पदार्थ बड़ा, और स्पेशली मकानों का जो किराया है जो 1/3 है इस इन्फ्लेशन के अंदर, वो तेजी से बढ़ रहा है। वेजेस इतनी तेजी से नहीं बढ़े, तो मिला जुला रुझान है। पहले मार्केट गिरे क्योंकि 8.1 के सामने 8.3 आया, फिर मार्केट अभी बढ़े। आप देखते हैं 6 घंटे और है मार्केट का, क्या अमेरिकी मार्केट दिखाता है। थोड़ा सा इतना क्लियर सिग्नल नहीं आया कि मार्च में पीक हो गई थी। डॉलर थोड़ा नरम हुआ, बट उसके सामने 10 साल का पेपर अमेरिका का बढ़ा 3%, फिर क्रॉस कर गया। जर्मनी का पेपर बढ़ा, यूके का पेपर बढ़ा, यूरोपीय बाजार ऊपर है अभी भी। तो मिला जुला थोड़ा रुझान मिला, वॉलेटिलिटी हाई है। अगर ये इन्फ्लेशन और तेजी से नीचे आते दिखती, उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल पाते कि सेकंड हाफ में इन्फ्लेशन स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएगी। फेड रेट जरूर बढ़ाएंगे 2.5% से 2.25% तक, बट इकोनॉमी रिसेशन में नहीं आएगी। और ये मार्केट जो प्राइसिंग करके बैठा है हार्ड लैंडिंग का, तहस-नहस होने का इकोनॉमी, ये मार्केट ओवरसोल्ड दिखता। हाँ। तो ये अप्रैल में हमसे ये मिस हो गया। अब मई पे उम्मीद लगानी पड़ेगी कि थोड़ा आंकड़ा नीचे आए और फिर मार्केट को वहां से सहारा मिलेगा। अब आप कह रहे हैं सर कि फेड अभी और बढ़ाएगा, क्योंकि वहां पर ये डर भी है, ये आशंका भी जाहिर की जा रही है कि फेड बढ़ाएगा। प्रेसिडेंट बाइडेन भी कह चुके हैं कि महंगाई को काबू करना हमारी पहली प्राथमिकता है, तो फेड के पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। तो आप मान रहे हैं कि फेड अभी और बढ़ाएगा? जी बिल्कुल, देखिए उनका जो ओवरनाइट स्वैप्स का यील्ड कर्व है, जो सीएमई फेड वॉच टूल हम मॉनिटर करते हैं दीपक जी, उसमें 50 बेसिस पॉइंट जून में, 50 जुलाई में और सितंबर में 25 से 50, ये अभी प्राइसिंग चल रहा है। 75% प्रोबेबिलिटी है जून और जुलाई दोनों का 50-50 बेसिस पॉइंट, और ये पावल भी बोल चुके हैं कि हमें 2 50 बेसिस पॉइंट के हाइक दिख रहे हैं। इसके साथ क्या होगा, जुलाई से बैलेंस शीट वो कम करने लग जाएंगे, और $500 बिलियन बैलेंस शीट कम होती है, वो साथ में अपने 25 बेसिस पॉइंट आपके रेट बढ़ाने के मुकाबले में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि जून और जुलाई में तो 50 बेसिस पॉइंट, और मार्केट 50 चुका है। मार्केट को हौसला इससे नहीं आ रहा कि ये 2.5-3% पे रुक जाएगा, कि लैरी समर्स वगैरह जो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन नहीं रुकेगा, आपको 7-8% बढ़ाना पड़ेगा रेट। वो मुझे लगता नहीं कि इतनी खराबी है। उतना रेट जाएगा तो रिसेशन आता है। मुझे लगता है ये ओवरसोल्ड हो गया, ओवरब्लोन हो गया बहुत रिसेशन का खतरा, और वो अब 1 महीना दूर हो गया। अगर 8 या 8.1 आ जाता आज, तो वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहता। अब अगले महीने की इन्फ्लेशन तक रुकना पड़ेगा। लेकिन सर हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन का डेटा अप्रैल वाला कल आ रहा है, मार्च वाला हमने देखा था कि 7 के आसपास था। आशंका, डर यही है कि शायद बढ़े। आपका अनुमान क्या है सर, कैसे आएंगे महंगाई के आंकड़े कल? देखिए हमारा 7.5 या उससे ऊपर ही आएगा, क्योंकि अगर आप देखें जो तेल की कीमतें बढ़ानी शुरू की सरकार ने, एक तो यूपी इलेक्शन था,
उसके बाद भी काफी दिन तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, फिर 80 पैसे रोज बढ़ती गई लगभग अप्रैल के फर्स्ट हफ्ते तक। तो उसके बाद अब फिर समतल है कीमतें, तो वो इम्पैक्ट जरूर आना है हमारी कीमतों में। खाद्य पदार्थों का, तेल का, वीट का, बाकी सब खाद्य पदार्थों का जो इन्फ्लेशन आ रहा है वो हमारी इकोनॉमी में आना है। तो लग रहा है 7.5, और इसलिए आरबीआई ने रेट बढ़ाया दीपक जी, और हमें लगता है 8 जून को एक और रेट हाइक आएगा। जब तक वो 75 बेसिस पॉइंट अपने मार्च 2020 में जो कटौती की थी वो काट नहीं लेंगे, तब तक रेट बढ़ते रहेंगे। 40 जो था मई का कट, वो पिछली बार इन्होंने कर दिया। मई 2020 में जो कट दिया था उसके सामने 40 बेसिस पॉइंट का हाइक दे दिया। अब हमें लगता है कि जून और फिर अगली पॉलिसी में, या हो सकता है इंटर पॉलिसी में भी 40 और 35 बेसिस पॉइंट करके वो 75 बेसिस पॉइंट का हाइक आ जाएगा। रुपए को भी संभालना है, रुपया ना गिरे जिस तरह से बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज गिर रही है। आज के दिन में चाइनीज युआन हमसे ज्यादा गिरा है एक साल के बेसिस पे। तो रुपए को आरबीआई जरूर डिफेंड कर रहा है, स्पॉट में भी, फॉरवर्ड में भी और एनडीएफ मार्केट में भी। तीनों मार्केट्स में हमने देखा आरबीआई डिफेंड कर रहा है। $340 बिलियन से हमारा जो एफएक्स रिजर्व है 597 पे आ गया। ये दिखा रहा है कि आरबीआई खर्चा कर रहा है एफएक्स रिजर्व्स का रुपए को डिफेंड करने में, और वो मुझे लगता है होता रहेगा। जी ऑलराइट, अब एक आखिरी सवाल सर। अब हमारे यहाँ तो लगातार चौथे सेशन में आज गिरावट रही है। अब यूएस के जो डेटा आए हैं मन मुताबिक नहीं रहे, कोई प्रेशर हमारे पास, कल हमारे यहाँ भी डेटा आ रहा है, आप भी कह रहे हैं कि 7.5 के आसपास रहेगा, वो प्रेशर आएगा सर मार्केट में स्वाभाविक रूप से? जी बिल्कुल प्रेशर है, और हमारी प्रॉब्लम है एफआईज की बिकवाली, और ये दो तरफा बिकवाली है। एक इमर्जिंग मार्केट से पैसे निकल रहे हैं, दूसरा एशिया में भारत से पैसा निकल के चाइना और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है। तो ये दो तरफा हमारे ऊपर इशू आ रहा है। पिछले अक्टूबर से अभी तक देखें तो लगभग 2,90,000 करोड़ एफआईज निकाल चुके हैं भारत से, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो पिछले सितंबर में हमें पॉजिटिव आंकड़ा दिखा था लास्ट टाइम एफआईज का। जब तक ये नहीं होता, और इसके लीडिंग इंडिकेटर यही रहेंगे दीपक जी, एक जब डॉलर पीक कर जाएगा, डॉलर 104 पे मुझे लगता है पीक हो चुका है, क्योंकि उसको उधर से बढ़ने में बहुत मुश्किल आ रही है। दूसरा, हमारे रेट्स बढ़े हैं, इससे हमें प्रोटेक्शन मिली है, और ये टर्न करेगा जब ये डॉलर पीक करता है, तब इमर्जिंग मार्केट फ्लोज लौटेंगे। हो सकता है 2-3 महीने उसमें लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका, और वक्त निकाला आपने। थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि बाजार आज भारी उतार चढ़ाव के बीच लाल निशान में बंद हुआ है। बाजार तेजी के साथ खुले लेकिन टिक नहीं पाए। दिन के दौरान बाजार की कमजोरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आज कैश मार्केट के शेयरों में ज्यादा कमजोरी थी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की बुरी तरह पिटाई रही। कई मिड कैप शेयरों में 5 से 20% तक के लोअर सर्किट रहे। इंट्राडे में निफ्टी 16,000 के नीचे भी पहुंचा। 2 बजे के बाद बाजार में तेज रिकवरी आई। निफ्टी की गिरावट सिर्फ 73 अंकों पर सिमट गई। बैंक निफ्टी में लगातार दूसरे दिन 200 अंक से ज्यादा की तेजी रही। कारोबार के अंत में निफ्टी करीब 70 अंक फिसलकर 16,200 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 300 अंक टूटकर 54,000 के करीब बंद होने में कामयाब है। और आइए मार्केट में आज किस तरह का पूरा एक्शन देखने को मिला, पूरी डिटेल्स लेते हैं अरमान नाहर से। ग्लोबल मार्केट में तो प्रेशर नहीं था, पर आज हमारे शेयर, हमारे मार्केट जो हैं वो अच्छे खासे प्रेशर में दिखे और काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया। अब निफ्टी देख लीजिए, निफ्टी स्मॉल कैप देख लीजिए, निफ्टी मिड कैप देख लीजिए। निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छा खासा कट देखा गया, और काफ़ी छोटे मोटे शेयर्स जो हैं, जो छोटे मिजलो शेयर्स हैं, उसमें काफ़ी बड़ा कट देखा गया। अगर आप टॉप निफ्टी लूजर्स की बात करें तो उसमें श्री सीमेंट, लार्सन एंड टुर्बो, बजाज फिनेंस, बीपीसीएल आपको नाम दिखेंगे। और अगर टॉप लूजर्स निफ्टी के अलावा देखे जाएँ तो उसमें नाम आपको वेल्सपन इंडिया,
गया, जिंदाल स्टेनलेस, एलजी इक्विपमेंट और मैंगलोर रिफाइनरी के नाम आएंगे जो टॉप लूजर्स की सूची में थे। अब कौन से रहे स्टॉक्स जो फोकस में थे? गुजरात गैस, बालाजी एमाइंस नतीजों के चलते फोकस में रहे, वही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जीएनएफसी ये भी अच्छे खासे फोकस में रहे। अगर टॉप निफ्टी के गेनर्स देखे जाएं तो टॉप निफ्टी के गेनर्स में ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और सिप्ला जैसे शेयर्स हैं जो अच्छे खासे फोकस में रहे और अच्छे खासे गेन्स के साथ रहे। अगर टॉप गेनर्स निफ्टी के अलावा देखे जाएं तो उसमें वीआईपी इंडस्ट्रीज, प्रिज्म जॉनसन, गुजरात अंबुजा एक्सपेंट्स और एसआरएफ दिखे। अगर कुल मिलाकर अगर समअप किया जाए तो आज निफ्टी के साथ साथ जो छोटे मिड कैप और स्मॉल कैप थे वहां पर अच्छा खासा प्रेशर देखा गया और कहीं से ज्यादा शेयर्स ऐसे थे जो 5% से ज्यादा की उनमें कटौती देखी गई। और आज दिन भर जो खबर चर्चा में रही, ब्राइटकॉम ग्रुप में एक बड़ी गड़बड़ी का पता चला है। जी बिजनेस के इस बड़े इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि कंपनी ने 1 महीने बाद भी निवेशकों को बोनस का अलॉटमेंट नहीं किया है। निवेशक बहुत परेशान हैं। आपको दिखाते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन कैसे किया हमने और निवेशकों को इसमें क्या करना चाहिए। BCG यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप, ये है वो कंपनी जिसने बोनस का ऐलान किया है। इस बोनस का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से लगातार रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं और एक के बाद एक कई मेल्स और कई सारे ट्वीट्स, कई सारे सोशल मीडिया पर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने बार बार सवाल पूछे हैं और बार बार ये कहा है कि सर बोनस मिल नहीं रहा है, पता लगाएं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो सबसे पहले आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार। आशीष से जानते हैं। आशीष, पहले तो बताइए कि कंपनी के बोनस का क्या इतिहास है, कब ऐलान हुआ है, कितना बोनस है, कब आना था, पूरी डिटेल्स बताइए। बिल्कुल सर, 16 जनवरी को बोनस पर जो है विचार करने के लिए बोर्ड बैठक की गई थी। तब स्टॉक का भाव भी आपको साथ में बता देता हूँ, 190 रुपये जो है स्टॉक का भाव था। उसके बाद 25 जनवरी को जो है बोर्ड की तरफ से बोनस शेयर को मंजूरी होगी। 3 शेयर पे जो है 2 शेयरों को बोर्ड पे की जो है मंजूरी मिल गई, तब भाव लुढ़क के जो है 164 आ गया। आमतौर पर क्या होता है कि जैसे ही खबर आती है कि बोनस पर विचार करने वाले रिटेल निवेशक खरीद लेते हैं, 191 यानी आप देखिए 16 जो जनवरी थी वो संडे था, तो आप 17 जनवरी देखें तो 191 रुपये का जो है टॉप बन गया। इसके बाद अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक में जो है कंटिन्यूसली गिरावट ही देखने को मिली और 16 मार्च की जो रिकॉर्ड डेट थी, एक्स डेट के दौरान अगर आप इसका भाव देखें तो करीब 66 रुपये था। लेकिन सर बात यह है कि रिटेल निवेशक बहुत परेशान है। सभी ये कह रहे हैं कि बाजार लगातार गिरता जा रहा है, स्टॉक अपने वो बेच नहीं पा रहे हैं और आमतौर पर क्या होता है कि रिकॉर्ड डेट के 15 दिन के अंदर अंदर जो शेयर होते हैं आपके डीमैट खाते में आ जाते हैं, वो जो है अभी तक आए नहीं है। तो 25 जनवरी को बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी कि बोनस आने वाला है, ठीक है, और रिकॉर्ड डेट आपकी थी 16 मार्च। तो आमतौर पर आपके लिए अप्रैल के पहले हफ्ते में ये शेयर आ जानी चाहिए। बिल्कुल। 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीतना है, 5 हफ्ते निकल चुके हैं रिकॉर्ड डेट के बाद भी। जब आने चाहिए, रिकॉर्ड डेट के बाद गिनेंगे तो ज़्यादा हो गए, लगभग 2 महीने होने आए, पौने 2 महीने, 7 हफ्ते। लेकिन 15 दिन छोड़ दें जो पीरियड वाकई में कंपनी को चाहिए होता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बोनस नहीं आया। अब हमारे को लगातार दर्शक सवाल पूछे तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो हमने आशीष को काम पे लगाया। आशीष, कंपनी ने क्या कहा? कंपनी से आपका संपर्क हुआ, बात की आपने? सर बहुत प्रयास किया, सुबह से 9 बजे से लेके 1 बजे तक जितने भी एक्सटेंशन इनके अवेलेबल हैं, जितने भी लैंडलाइन नंबर अवेलेबल हैं, सब पे कॉल किया, कोई जवाब नहीं। उसके बाद मैनेजमेंट का डायरेक्ट नंबर हमारे पास था, वहां पर भी हमने प्रयास किया, लेकिन वो नंबर जो है स्विच ऑफ आ रहा है। ओके, तो मतलब कंपनी से संपर्क कोई संपर्क नहीं हो पाया। ओके, तो क्या कंपनी से संपर्क हो नहीं हो पाया? उसके बाद क्या आपने किसी और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट वगैरह किसी से बात करने की कोशिश की? बिल्कुल सर, बहुत कॉल किए मैंने रजिस्ट्रार्स को भी। हाँ। और रजिस्ट्रार जो है आरटीएन के, इनसे मेरी बात हुई और बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर। बात हुई। तो अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का, इस पूरी रिसर्च का जो क्रक्स है, मैं वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये बातचीत है आशीष की इस कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ। रजिस्ट्रार को फ़ोन किया ये जानने के लिए कि एक इन्वेस्टर के तौर पर हम ये जानना समझना चाहते हैं कि बोनस कब आएगा। आपकी आंखें खुल जाएगी जब आप ये कन्वर्सेशन, ये बात सुनेंगे। तो मैं आपको वो टेप सुना रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। सुनिए आशीष ने कंपनी के रजिस्ट्रार से क्या बात की। हेलो सर। हेलो। यस सर। मुझे ब्राइटकॉम ग्रुप का जो बोनस इशू है ना, इसके बारे में और 20 दिन लगेंगे सर, और 20 दिन लगेंगे। लेकिन क्यों लगेंगे मैडम 20 दिन? आप आरटीए हो ना? मुझे कुछ भी नहीं पता। आरटीए रहने से दे आर नॉट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। मेरा मोबाइल भी दे आर नॉट रिसीविंग। कॉन्टेक्ट पर्सन मिस्टर अजय, प्लीज कॉल देयर एंड आस्क देम।
आई विल मैडम मैं कॉल करूंगा उनको। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कंपनी आपका भी जवाब नहीं दे रही तो मेरा क्यों उठा रही है? कंपनी, नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी। ओके, सो कंपनी इज नॉट आंसरिंग योर कॉल्स? नो। Why is it no one from the company is answering your call? I am giving you the number, you call them, no sir. आपको जो जो क्वेश्चंस करना है, you have the authority to ask them, okay? मैडम मैं क्या समझना चाहता हूँ कि अगर कंपनी आपका ही फोन नहीं उठा रही तो मेरा क्यों उठाएगी? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? आप समझ रहे हो ना? सर मैं आई एम गिविंग द, आई डोंट हैव द पेशेंस सर। मैं 8 बजे से हर एक इंसान को, हर एक इन्वेस्टर को मैं बोले जा रहे सर 4 हफ्तों से। मेरे को और उतना पेशेंस नहीं है सर। प्लीज कॉल टू द कंपनी प्लीज। ओके, तो आप आरटी अभी तक बने रहोगे आप? सर प्लीज। आशीष, ये तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती हुई, सीधा मुंह पे फोन ही पटक दिया किसी ने। सर बहुत बहुत प्रयास ऐसा तो मैंने ही कभी नहीं किया बॉस होने के बावजूद। ये तो हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मजे की बात, इसको देखिए। पहली चीज, आशीष ने सवाल भी पूरा नहीं पूछा और स्टार्टिंग में सीधा उन्होंने बोल दिया कि नहीं टाइम लगेगा, 20 दिन लगेगा। करेक्ट। दूसरा, सुबह से हर इन्वेस्टर यही सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब ये पहले और आखिरी नहीं है। और तीसरा, 4 हफ्ते और लगे। जब आरटीए से कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, बात हुई, आशीष मेरे पास आए, मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई कि सर ये हुआ है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, एक काम करिए, अब आप लगाइए फोन एक्सचेंजेस को, एक्सचेंजेस से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या है। अब आशीष बताएंगे आपको अगली स्टेप। एक्सचेंजेस से आशीष ने क्या क्या बात की, बताएं आशीष। सर एक्सचेंजेस से भी बात की, मामला समझाया कि कैसे रिटेल निवेशक जो है परेशान है, और एक ही जवाब मिला जो आरटीए ने भी दिया कि नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी। लेकिन सर हैरत की बात है कि 28 अप्रैल को कंपनी ने खुद जानकारी देकर ये बताई है कि उनकी तरफ से ये पूरी प्रोसेस पूरी हो गई है। उनको एक्सचेंजेस के गो हेड का एक इंतजार है। एक्सचेंजेस से जैसे ही गो हेड मिल जाएगा, बोनस शेयर की जो है लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन एक्सचेंजेस ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। अच्छा। हफ्तों से वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज सुबह से मैंने काफी सारे कॉल्स उन्हें कर लिए थे, तब एक्सचेंजेस के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव बना और उन्होंने फिर से आपने ये बोल के किया ना कि बिजनेस से फोन करो। बिल्कुल। अच्छा, बता के किया, आइडेंटिटी बता कर किया? आइडेंटिटी बता के किया। हाँ। और उसके बाद उन्होंने फिर से प्रयास किया और मैनेजमेंट से उनकी बात हुई। तब मैनेजमेंट ने फोन उठाया और बात करके ये कहा कि देखिए इनके जो है काफी सारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुए हैं, कुछ शेयरों में लॉक इन है, जिसके चलते वो सेबी से कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। इसके चलते ये अभी तक प्रक्रिया हो नहीं पाई है। वो 1 दिन की मोहलत, 1 दिन का समय जो है वो और मांग रहे हैं। ओके, मतलब मैनेजमेंट नहीं, 1 मिनट, 1 दिन में लिस्ट शेयर्स मिल जाएंगे, 1 दिन में जवाब देंगे? 1 दिन की मोहलत और मांग रहे हैं जवाब देने के लिए। जवाब देने कि कब तक क्या होगा। तो चलिए, अब फाइनली इस पूरे प्रोसेस में ये पता चला है कि मैनेजमेंट शायद जल्दी ही एक्सचेंजेस को बताएगा कि कब उनका बोनस शेयर इशू करने का, ट्रांसफर करने का इरादा है। तो प्रोसेस ये रहेगी, पहले बोनस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे, राइट, और वो बोनस शेयर उसके बाद लिस्ट होंगे। जो एक्सचेंज नोटिफिकेशन जारी करेगा कि ये आईएसएन नंबर के शेयर्स लिस्ट हो गए, अब आप इन्हें बेच सकते हैं। तो आशीष, क्या ये उम्मीद की जाए कि कल एक जवाब मिलने की संभावना है? ये काम खत्म नहीं हुआ, आपको कल फिर फोन करने एक्सचेंज? बिल्कुल सर, फॉलो अप करेंगे। थोड़ी सी खुशखबरी, थोड़ी राहत है, खुशखबरी तो नहीं कहेंगे, राहत है, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से फाइनली थोड़ा सा कंफर्मेशन आ गया है। वो भी एक्सचेंजेस को आया है और एक्सचेंजेस के द्वारा हमें मालूम पड़ा ये बात कि वो 1 दिन का समय और मांग रहे हैं। तो चलिए, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट से कि प्लीज़ जो भी प्रोसेस जहां बाकी है, अगर आपके एंड पर बाकी है तो आप पूरी कीजिए, अगर एक्सचेंजेस या कहीं और एंड पर बाकी है तो उसे पूरा करवाइए। कोई भी एक्सचेंजेस, कोई भी रेगुलेटर बिना मतलब आपको लटका के नहीं रखेगा। कहीं कहीं किसी न किसी चीज़ में कमी होगी, कोई प्रोसेस, कोई पेपर्स में कमी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन में कमी होगी। अगर वो नहीं होगी तो एक्सचेंज हमारे बोलने पर कंपनी को तो फोन करने से रहे, करेक्ट। अगर एक्सचेंज ने हमारे बोलने पर, हमारे रिक्वेस्ट करने पर कंपनी को संपर्क किया, मेरा निमंत्रण भी है मैनेजमेंट से, आकर साफ करें, इन्वेस्टर्स को बताएं कि क्यों उनके बोनस शेयर लिस्ट नहीं हो रहे और होंगे तो कब तक होंगे। और जरूरी नहीं आप हमें ना भी बताना चाहें, कोई बात नहीं, आप एक्सचेंजेस को जवाब भेज दें अपना, ताकि इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी रहे। अगर 15 दिन में बोनस आने हैं और 1.5 महीने 2 महीने तक बोनस नहीं आएंगे और इस तरह के मार्केट में जो लोग बेचकर निकलना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत तनाव की बात है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और आशीष, जब तक फाइनल सॉल्यूशन ना पता चले कि कब हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बोनस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, तब तक इस मैटर पर आपको फॉलोअप करना है।
और आज हम कवर स्टोरी में राजद्रोह कानून और उस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे। आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, क्यों सुनाया है, और साथ ही बताएंगे कि यह राजद्रोह कानून क्या है और क्यों इस पर रोक लगाई गई है। शुरुआत करते हैं अपनी कवर स्टोरी की। तो तकरीबन 150 साल पुराने राजद्रोह कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद इस कानून को स्थगित तो किया ही साथ नए केस दर्ज करने पर भी रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। तब तक केंद्र सरकार को इस कानून पर पुनर्विचार करने को कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश दे सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सुनवाई की। सबसे पहले केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश की। उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 104A पर रोक न लगाई जाए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि भविष्य में हुए इस कानून के तहत एफआईआर जो होंगी वो पुलिस अधीक्षक की जांच और सहमति के बाद ही दर्ज की जाएं। तुषार मेहता ने कहा कि जहां तक मौजूदा केस का सवाल है तो अदालत इन मामलों पर जमानत देने पर विचार कर सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा मुकदमे को चलते रहने देने की दलील भी दी। केंद्र सरकार ने दलील दी कि इस कानून को संवैधानिक बेंच ने सही ठहराया है। हालांकि याचिकाकर्ता वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि कितने याचिकाकर्ता जेल में हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि 13,000 लोग जेल में हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस रमन्ना ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले पर काफी विचार किया है। चीफ जस्टिस ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि पुनर्विचार होने तक यह सही नहीं होगा कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया जाए। हम आशा और विश्वास करते हैं कि केंद्र और राज्य आईपीसी की धारा 124A के तहत कोई भी केस दर्ज करने से परहेज करे, ये कोर्ट ने कहा। तो ये बात हो गई आज की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि यह मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल 5 पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून के खिलाफ 10 याचिकाएं दाखिल की। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत 5 पक्षों की तरफ से देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में इस कानून की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर अहम टिप्पणी कर चुका है। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के केस में अहम फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर कमेंट करने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। राजद्रोह का केस तभी बनेगा जब कोई भी वक्तव्य ऐसा हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने का उसमें फैक्टर मौजूद हो। जिस कानून को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, अब वो है क्या, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की इस धारा यानी कि 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी शख्स का संबंध देश विरोधी संगठन से है तो उसके खिलाफ भी राजद्रोह का केस दर्ज हो सकता है। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। अपराध की प्रवृत्ति के हिसाब से इसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माने का भी इस कानून में प्रावधान किया गया है। इस कानून को ब्रिटिश शासनकाल में 1870 में लागू किया गया था। उस समय इसे ब्रिटिश सरकार के विरोध में काम करने वाले लोगों पर इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा नहीं है कि भारत में ही ये कानून है। भारत के अलावा राजद्रोह कानून दुनिया के कई देशों में है। ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया जैसे कई देशों में इस कानून का प्रचलन है। हालांकि इन देशों में राजद्रोह कानून के तहत कम ही मामले सामने आते हैं। खास बात यह है कि जिन अंग्रेजों ने यह कानून भारत में लागू किया, वहां यानी ब्रिटेन में 2009 में ही इसे खत्म कर दिया गया था। तो यह थी कहानी राजद्रोह कानून की। आपको पूरा 360 डिग्री इसका एनालिसिस मिल गया होगा, लेकिन अब आगे क्या होगा इस पर चर्चा के लिए जुड़ रही है मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ईशानी शर्मा। ईशानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
ईशानी, जहां तक इसमें सरकार का रुख समझ में आता है, सरकार भी कह चुकी है कि भाई हम तो लगातार आजादी के वक्त से या उससे पहले से चले आ रहे कानूनों को खत्म करना चाहते हैं। इस केस में सरकार की मंशा आपको क्या दिखती है और आगे की राह क्या है? देखिए ये बात सबसे पहले सरकार ने ही सामने रखी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई निर्णय दे, इसके पहले हम खुद ही इस पे पुनर्विचार कर रहे हैं। तो लेजिस्लेचर अगर किसी कानून पे पुनर्विचार कर रहा है और उसको ड्राफ्ट कर रहा है तो वो एक ज्यादा पॉजिटिव स्टेप होता है, क्योंकि ये उनका काम है, मतलब लॉज एमिनेट करते हैं लेजिस्लेचर से। सो हैविंग सेड दैट, इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी इस 360 व्यू में रह गई। वो एक तो ये है कि जब कोई प्री इंडिपेंडेंस एरा का, जो सरकार के ध्यान में भी है, कि जब कोई प्री इंडिपेंडेंस एरा के कानून की हम बात करते हैं तो उसमें हम प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं लगाते। आज जो भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के होने के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद बने हैं, उन सब में एक प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होता है, जिसके तर्ज पे ये कानून खरा नहीं उतरता। दूसरी चीज, हम 1962 में जब केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था, तो हम फंडामेंटल राइट्स को भी डिफरेंट ढंग से देखते थे। जो चेंज हुआ है बैंक नेशनलाइजेशन केस से 1970 में, जिसको हम आरसी कूपर बैंक नेशनलाइजेशन केस कहते हैं, उसके बाद ये हुआ कि आप किसी भी कानून को अगर फंडामेंटल राइट्स के तर्ज पर आप ये नहीं देख सकते कि वो आर्टिकल 19 को इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो पूरे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, हम इसमें से किसी को भी डिसऑनर तो नहीं कर रहा। फंडामेंटल राइट्स कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे और इस तर्ज पे भी ये कानून खरा नहीं उतरता। ओके। दूसरी चीज, प्रोपोर्शनैलिटी। इस कानून से बचाने के लिए कोई अपैरेटस आज तक कि इसका मिसयूज ना हो, इस पता नहीं, ये कॉलोनियल लेगेसी है। हमारे ऊपर राज करने के लिए शासकों ने ये कानून बनाया था। ये एक डेमोक्रेसी का कानून है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। हमारे ऊपर राज करने के लिए शासकों ने ये कानून बनाया था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बाकी लोग आए और ये इस चीज को रखा गया, उसमें मतलब सरकारों की क्या मंशा थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये कॉलोनियल लेगेसी से अब ये कल्चरल हेजेमनी हो गया। बिल्कुल भाई, कॉलोनियल लेगेसी तो खत्म हो गई ना इतने साल पहले। अगर कल्चरली हमने इसे जिंदा रखा है तो उसमें कुछ तो हमारा भी गया है, कुछ तो हमने भी डाला है। बिल्कुल। और इन्हीं तमाम पहलुओं के बाद इस पर जो बहस हुई, अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ईशानी, आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया और 360 एनालिसिस में जो चीजें रह गई थी उनको सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख और अब बात करते हैं जी बिजनेस की खास पेशकश की। साइबर डकैतों पर अटैक कब? और इधर हमने मुहिम शुरू की और उधर अटैक हो भी गया है, लेकिन ये अटैक अभी सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। किसने किया ये अटैक शुरू, ये बताते हैं आपको। साइबर ठगों के खिलाफ जी बिजनेस लगातार मुहिम चला रहा है। फर्जी लोन ऐप के पीड़ितों की आवाज जी बिजनेस काफी वक्त से अथॉरिटीज तक पहुंचा रहा है। इस पर एक्शन भी हुआ है। फर्जी लोन ऐप्स पर मुंबई पुलिस भी एक्शन में है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच के लिए 10 मेंबर्स की टीम बनाई है, जिसमें 3 अधिकारी भी शामिल हैं। करीब आधा दर्जन मामलों की जांच शुरू की गई है। मुंबई के मलाड, कांदीवली, बोरीवली में मामले मिले हैं। पुलिस जांच कर रही है कि ये किसी एक गिरोह का काम तो नहीं है। वहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों एक शख्स ने वसूली गैंग के दबाव में आकर खुदकुशी कर ली थी। दरअसल वसूली गैंग ने मॉर्फ्ड तस्वीरों के जरिए इस युवक को परेशान किया। इसके नाते रिश्तेदारों, दोस्तों तक ये पहुंचाया और एफआईआर कराने के बावजूद ये वसूली गैंग इसे परेशान कर रहा था। बहरहाल ये ऐसा केस नहीं है, इस तरह के कई केसेस सामने आए हैं और अब अच्छी बात यह है कि पुलिस एक्शन में आ रही है और साथ ही साथ डिजिटल डकैतों के खिलाफ जी बिजनेस की जो मुहिम है वो अब दूसरे तरीकों से भी रंग ला रही है। ये भी आपको बताते हैं।
ये किस तरह से रंग ला रही है, ये आपको बताते हैं। फिनटेक कंपनियां फर्जी लोन ऐप्स पर लगाम कसने के लिए अब एक हो गई हैं और आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रही हैं। यही नहीं, आरबीआई के साथ भी ये लोग डेटा शेयर करेंगे। इस पहल से फिनटेक कंपनियां फर्जी लोन ऐप और चाइनीज ऐप्स की जालसाजी कम करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या फर्जी लोन ऐप्स को रोकने के लिए फिनटेक एसोसिएशन की ये पहल काफी है? कितना कारगर साबित होगी फिनटेक एसोसिएशन यानी कि FACE की ये पहल, देखिए इस रिपोर्ट में। लोन ऐप्स लोगों की जान लेने लगे हैं। कुछ दिन पहले ही मुंबई में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इन ऐप्स से फिनटेक कंपनियों की छवि खराब होने लगी है। असल में प्ले स्टोर में ऐसे फर्जी ऐप्स की भरमार है। अगर गलती से आपने किसी फर्जी ऐप को डाउनलोड किया तो मुसीबत में फंसना तय है। यही नहीं, आपकी मेहनत की कमाई भी एक झटके में साफ हो सकती है। देश में लाखों लोग ऐसे ही फर्जी ऐप्स के जरिए धोखाधड़ी या फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। एक दिक्कत और है, अगर आप किसी भी सेवा से जुड़े जेन्युइन ऐप को अगर प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो असली ऐप के हूबहू आपको कई फर्जी ऐप मिल जाएंगे। हो सकता है कि गलती से आप इनके जाल में फंस भी जाएं। डिजिटल डकैतों के खिलाफ जी बिजनेस लगातार मुहिम चला रहा है ताकि आप ऐसे जालसाजों के चक्कर में ना आएं। सबसे पहले जी बिजनेस ने ही फर्जी लोन ऐप का भी खुलासा किया था। एक जानकारी के मुताबिक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लगभग 1100 कर्ज देने वाले ऐप थे, जिनमें से करीब 600 नकली थे। अब ऐसे ही फर्जी ऐप्स की पहचान करने के लिए फिनटेक एसोसिएशन पहली बार एक साथ हुए हैं, जो अपने डेटा को एक दूसरे को शेयर कर नकली ऐप्स की पहचान करेंगे। नकली ऐप की पहचान होते ही एसोसिएशन इस पर बैन लगाने के लिए आरबीआई को जानकारी देगा। फिनटेक कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों में सरकार को 50 से 100 धोखाधड़ी वाली फर्मों की सूचना दी है। पिछले साल गूगल ने 500 से अधिक इंस्टेंट क्रेडिट ऐप्स को बंद कर दिया था, जो चीन में बनाए गए थे और रिजर्व बैंक के मानदंडों के हिसाब से नहीं थे। प्ले स्टोर पर मौजूद फर्जी ऐप भी असली ऐप की तरह ही दिखते हैं। उसमें भी कानूनी शर्तें लिखी रहती हैं, लेकिन उसमें ये भी लिखा हो सकता है कि किसी चीज के लिए ऐप आपको चार्ज कर सकता है। फर्जी ऐप से आपके मोबाइल फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है, इसलिए अगर आपका मोबाइल फोन नया है और बार बार बैटरी कम हो रही है तो सतर्क हो जाएं। ये मोबाइल में मैलवेयर या वायरस होने का संकेत हो सकता है। ऐप के नाम की स्पेलिंग पर ध्यान दें, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर ऐप के नाम में एक भी वर्ड या फिर अक्षर इधर उधर है तो समझ लीजिए कि वो फर्जी ऐप है। ये ऐप आपको चूना लगा सकता है, यानी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। ऐसे में फर्जी ऐप से दूर रहें। अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसे अच्छी तरह से परख लें, नियम शर्तें पढ़ लें। आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान दें कि वेबसाइट ऑफिशियल हो, क्योंकि जालसाजों ने असली वेबसाइट की तरह ही नकली वेबसाइट भी बना ली है। SMS या मेल पर आई किसी लिंक को क्लिक ना करें, ना ही उसे डाउनलोड करें। ऐसा करके भी आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आज 20 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आज दिल्ली में पीएम मोदी के जीवन पर लिखी गई किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किताब का विमोचन किया गया। किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद रहे। किताब के विमोचन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पार्टी के अंदर कई प्रकार के नेता होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, मगर संगठन और सरकार दोनों में यशस्वी तरीके से काम करने वाले एकमात्र नेता श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने संगठन को भी ऊंचाइयों तक ले गए। जब महासचिव थे तब संगठन पर्व, हमारे पार्टी के चुनावों को संगठन पर्व नाम दिया, सदस्यता अभियान चलाया, सदस्यता का पहली बार डॉक्यूमेंटेशन गुजरात में करने का काम किया, उसको बूथ वाइज करने का काम किया और एक अभेद शक्ति, अजय शक्ति संगठन की उन्होंने बनाने का काम किया। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी तक 5 दिनों की यात्रा में करीब 95,000 के करीब तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। इसके अलावा श्रद्धालु अब सिर्फ लाइन में लगकर ही बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे और इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन का समय बढ़ाकर रात 10:30 बजे तक कर दिया है।
12,000 फीट की ऊंचाई पर गूंज रहा है बम बम बोले। मौसम से बेफिक्र हर भक्त बोल रहा है जय केदार। जो तस्वीरें केदारनाथ से आ रही हैं, वो बता रही हैं कि हर कोई बाबा केदार के दर्शन के लिए कितना बेताब है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुले अभी सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन भक्तों का तांता लगा हुआ है। सिर्फ 4 दिन के भीतर ही 75,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इस बार केदारनाथ धाम में पहले दिन 23,512, दूसरे दिन 18,212, तीसरे दिन 17,749 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए, जबकि चौथे दिन दोपहर तक 16,000 से अधिक तीर्थार्थी केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल गए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ की एक वजह ये भी है कि कोरोना की वजह से 2 साल श्रद्धालुओं को केदारनाथ आने का मौका नहीं मिला और अब दर्शन का मौका मिला है तो हर कोई दौड़ा चला आ रहा है। भक्तों की बढ़ती भीड़ ने प्रशासन की मुश्किलें भी थोड़ी बढ़ाई हैं। हर इंतजाम को चुस्त दुरुस्त करने का दबाव भी प्रशासन पर बढ़ा है। प्रशासन की तरफ से इंतजामों को बेहतर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। सबसे ज्यादा निगाहें इस बात को सुनिश्चित करने पर टिकी हैं कि ज्यादा भीड़ की वजह से कोई हादसा ना हो। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालु सिर्फ लाइन में लगकर ही बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही किसी भी हादसे से बचने के लिए मंदिर के मुख्य द्वार और वीआईपी द्वार पर बैरिकेडिंग की गई है। हमारा प्रयास ये है कि हम बाबा जी के दर्शन, केदारनाथ जी के दर्शन त्वरित गति से कराएं ताकि अधिक से अधिक लोग दर्शन कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि हमारा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम हो। और तो हमने जो केदारनाथ जी के दर्शन करने यात्री आ रहे हैं उनके लिए एक बैरिकेडिंग की भी एक प्रोविजन रखा है ताकि लोग लाइन बंद होकर गेट से एंट्री करें। साथ ही जो वीआईपी गेट की तरफ भीड़ जमा हो जाती थी उसके लिए भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ ने अगर प्रशासन के माथे की शिकन बढ़ाई है तो वहीं स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोशल मीडिया पर एक ऐसा लेटर वायरल हो रहा है जिसमें लड़कों ने लड़कियों की शिकायत करते हुए प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी है। लड़कों ने प्रिंसिपल से इस मामले में लड़कियों से माफी मंगवाने की भी मांग की है। चिट्ठी में जो बातें कही गई हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का है। लल्ला, डामर और रसगुल्ला। लेटर में लिखे गए ये शब्द देखकर आप सोच रहे होंगे ये क्या है और क्यों किसी ने इन शब्दों को लिखा है। तो पूरा लेटर एक बार फिर से देखिए। दरअसल ये पत्र किसी प्रेमी ने प्रेमिका को नहीं बल्कि लड़कों ने शिकायत के तौर पर लिखी है और शिकायत भी लड़कियों से की गई है। मामला यूपी के औरैया के जवाहर नवोदय विद्यालय का है, जहां 7 लड़कों ने प्रिंसिपल से शिकायत की है। लड़कियां उनको गलत नामों से बुलाती हैं। अब आपको लेटर दिखाते हैं। सविनय निवेदन है, हम लोग कक्षा 7 A के छात्र हैं। हम लोगों से लड़कियां गलत शब्द कहती हैं, जैसे लल्ला, पागल, औकात में रहो, और लड़कों का नाम बिगाड़ती हैं। अभिषेक से डामर कहती हैं और अनमोल से रसगुल्ला। लल्ला की तरह रहो। लड़कियां कक्षा में शोर मचाती हैं, गाना गाती हैं, डायलॉग बाजी करती हैं, ओम फोम धर्राटे काट रही हैं। ये पुराना लेटर है और जब ये चीज़ मेरे संदर्भ में आई तो जिस दिन का ये लेटर है उसी दिन स्कूल टाइम पे ही लड़के और लड़कियां दोनों को बिठा करके आपस में उनको समझाया गया, उनकी काउंसलिंग करी गई और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी गई। लड़कों ने शिकायत पत्र में लड़कियों के नाम भी लिखे हैं जो उन्हें चिढ़ाती हैं या परेशान करती हैं। अब शिकायत प्रिंसिपल तक पहुंच गई है। वहीं ये शिकायत पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और ऐसे गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीलंका में हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने की हर कोशिश बेकार जा रही है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं, नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं। लगातार बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। पहले ये ऑर्डर सिर्फ सेना को दिए गए थे, लेकिन अब पुलिस को भी देखते ही गोली मार देने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं बिगड़ते हालातों के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति देश को संबोधित भी करने वाले हैं। श्रीलंका जल रहा है, नेताओं के घर जल रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं और नेता घर में छिपे हैं या देश छोड़ने की अफवाह है। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई है। नेताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। जहां देखिए श्रीलंका में केवल अराजकता, आग और हंगामा दिख रहा है। जी हां, बीते 1 महीने से श्रीलंका में हालात
बद से बदतर होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो लोग सड़कों पर उतरे। हालात संभालने के लिए राष्ट्रपति ने लगातार बयान दिए, लेकिन हालात नहीं संभले। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला करने और हिंसा फैलाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने हिंसा फैलानी शुरू कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि सोमवार को हिंसा में सांसद सहित 5 लोगों की मौत हो गई। अब श्रीलंका में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को शूट ऑन साइट यानी उपद्रवियों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। पुलिस ने गंगारामैया इलाके में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग भी की है। पुलिस और लोगों के बीच लगातार झड़प जारी है। पुलिस लोगों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है, लेकिन हालात नहीं संभल रहे हैं। लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए काफी सख्ती की जा रही है। पुलिस अगर सख्ती कर रही है तो भीड़ भी किसी को गुस्से में नहीं छोड़ रही है। मंगलवार को कोलंबो में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के पास एक वरिष्ठ श्रीलंकाई पुलिस अधिकारी महानिरीक्षक के साथ मारपीट की गई और उनकी गाड़ी को आग लगा दिया गया। लोगों के गुस्से का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मंगलवार को उपद्रवियों ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पिता डीए राजपक्षे की मूर्ति तोड़ दी। श्रीलंका पुलिस के मुताबिक अब तक हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। भीड़ ने 47 गाड़ियों, 38 मकानों को जला दिया है, जबकि 41 गाड़ियों और 65 घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस बीच भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के कुछ राजनीतिक व्यक्ति और उनके परिवार के भारत में आने की खबरों का खंडन किया है। उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऐसी सभी खबरों को गलत करार दिया है। छात्र लगातार बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। $1 के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए की कीमत 419 हो गई है। वहीं श्रीलंका में हालात संभालने के लिए लगाए गए कर्फ्यू को 12 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहने को तो चीन पाकिस्तान का पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त है, लेकिन जब बात पैसों की हो तो चीन दोस्ती की कस्में नहीं खाता बल्कि आंखें दिखाता है। रिपोर्ट देखिए। कराची में लोड शेडिंग का जन बेकाबू हो गया है। पहले से ही पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज था। पहले से ही पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। पहले से ही पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई लोगों का जीना मुहाल किए हुए थी। तो अब पाकिस्तान पर एक और संकट मंडराने लगा है। पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। पाकिस्तान बहुत जल्द अंधेरे में डूबने वाला है। पाकिस्तान को चीन की खुली धमकी, बकाया चुकाओ या अंधेरे में डूब जाओ। कहने को तो चीन पाकिस्तान का पुराना और सबसे भरोसेमंद दोस्त है, लेकिन जब बात पैसों की हो तो चीन दोस्ती की कस्में नहीं खाता बल्कि आंखें दिखाता है। तो ड्रैगन ने इस बार पाकिस्तान को आंख दिखाई है, इसलिए क्योंकि चीन बिजली बनाकर पाकिस्तान को रोशन करता रहा और पाकिस्तान बिजली बनाने के पैसे चीन को देने से कन्नी काटता रहा। नतीजा, चीन की 25 बिजली कंपनियों ने पाकिस्तान सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। इन चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की और जल्द से जल्द भुगतान करने की बात कही। यही नहीं, इन कंपनियों ने पाकिस्तान सरकार को बिजली संयंत्र बंद कर देने की धमकी भी दी। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर बिजली बनाने के लिए चीनी कंपनियों का 300 अरब रुपए बकाया है। ऐसे में ये चीनी कंपनियां न सिर्फ बकाया राशि की भुगतान की मांग कर रही हैं, बल्कि अब बिजली बनाने के लिए एडवांस में पैसे देने की मांग भी कर रही हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान ने अगर 300 अरब रुपए चीन को नहीं दिए तो मुल्क में ब्लैकआउट हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की आवाम पहले से ही बिजली कटौती की मार झेल रही है। कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट जैसे शहरों में 4 से 10 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों को 10 से 12 घंटे तक की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में पारा आसमान छू रहा है।
गर्मी बेतहाशा पड़ रही है। लोड शेडिंग की वजह से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तो अब जो चंद घंटे पंखे के नीचे सुकून के मिलते थे, उस पर भी आफत मंडराने लगी। चीन की बिजली कंपनियां पाकिस्तान सरकार से पैसे मांग रही और पाकिस्तान की सरकार भीख का कटोरा लिए दर दर भटक रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये था इंडिया 360। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग ज़ीडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।